मू युबाई ने हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, क्या हमने पहले ही स्वॉन ब्रदर्स बनने का फैसला नहीं किया था? या तुम्हें लगता है कि मैं मू युबाई तुम्हारा स्वॉन ब्रदर बनने के लायक नहीं हूं? यह सुनकर युन चिंगहोंग, मू युरू और शाओयुन के चेहरे के रंग उड़ गए। 1 महीने पहले जब मू युबाई ने यह इच्छा जताई थी तो उन्हें बस उम्र का फर्क अजीब लगा था, लेकिन अब यह जानते हुए कि मू युबाई खून के रिश्ते से यूनचे का मामा लगता है, अगर यह सच में हो गया तो यह एक बहुत बड़ा मजाक बन जाएगा। यूनचे अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूं। एक काम करते हैं, अगर सीनियर आज की ग्रैंड सेरेमनी के बाद भी यही चाहते हैं तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। जैसे ही यूनचे ने अपनी बात खत्म की, मू युबाई इसके लिए मान गया और कहा, एक असली मर्द अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैं मू युबाई मरते दम तक अपने शब्दों से नहीं फिरूंगा। हम कल सेरेमनी करेंगे, जो भी मुकरेगा वो कछुए का बेटा कहलाएगा। तुम सब गवाह रहोगे। इस बात को सुनकर शाओयुन ने अपना सर खुजाया और नजर घुमा ली। उसमें मू युबाई को देखने की हिम्मत नहीं थी। युन चिंगहोंग एक अजीब मुस्कान के साथ हंसा, जबकि मू युरू ने स्माइल के साथ कहा, बिग ब्रदर, ये तुमने खुद कहा है, हम में से किसी ने तुम्हें फोर्स नहीं किया। तीनों के अजीब एक्सप्रेशंस देखकर मू युबाई को बेचैनी होने लगी। उसने अपनी आंखें बड़ी करके पूछा, क्या हो रहा है? क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तभी मू फेयान ने कहा, जल्दी अपनी सीट्स पर बैठो, सेरेमनी 1 घंटे में शुरू होने वाली है। आज का दिन मजाक करने का नहीं है। फिर उन्होंने मू युबाई को घूरा। लगभग 200 साल के हो गए हो और अब तक मुझे एक ग्रैंडसन नहीं दिया। कैसे आदमी हो तुम? यह कहकर वो बड़े बड़े कदमों से मू फैमिली की सीट्स की तरफ चल दिए। ग्रैंडसन शब्द सुनते ही तीनों बेटे एकदम चुप हो गए और बिना एक शब्द कहे उस बूढ़े आदमी के पीछे चलने लगे। मू फेयान के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी युन चिंगहोंग से हो चुकी थी, लेकिन तीनों बेटे अब तक सिंगल थे। जब भी पेट्रियार्क मू घर पर गुस्सा होते तो 10 में से 9 बार इसी बात पर होते। यही वजह थी कि उन्होंने अब तक पेट्रियार्क की पोजीशन मू युबाई को नहीं दी थी। इसमें गलती उनके तीनों बेटों की ही थी, जिनके दिलों में शादी का डर बैठा हुआ था। मू युबाई का यूनचे को अपना स्वॉन ब्रदर बनाने पर इतना जिद करना इस बात का सबूत था कि वो कितना केयर फ्री इंसान था। और जहां तक ओल्ड मैन मू को एक ग्रैंडसन देने की बात थी, तीनों भाई हमेशा ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहते थे। तभी एक आवाज आई, अंडर हेवन क्लैन आ गए हैं। अंडर हेवन फैमिली को उनके पेट्रियार्क ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन लीड कर रहे थे। उनके आते ही यूनचे ने ग्रुप में अनपैरेलल्ड अंडर हेवन और उसके पीछे नंबर 1 अंडर हेवन को देखा। वहां नंबर 3 और नंबर 6 अंडर हेवन भी थे, जिनके साथ दूसरे एल्व्स खड़े थे। उनके बीच में एक एल्फ लड़की थी, जिसे देखते ही शाओयुन अपनी सीट से खरोंच की आवाज के साथ उठ खड़ा हुआ और एक्साइटेड होकर बोला, 7th सिस्टर, वो 7th सिस्टर है। एल्वन रेस का क्लैन होने के नाते अंडर हेवन फैमिली के शरीर से नेचर एनर्जी का एक अलग ही ऑरा आ रहा था। उनके आने से पूरा हॉल ठंडी हवा के झोंके से भर गया। यून फैमिली की सीट्स देखकर ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन एक पल के लिए चौंके। जब वो पास से गुजरे तो उन्होंने युन चिंगहोंग की तरफ सर झुकाकर इशारा किया। नंबर 1 अंडर हेवन ने भी युनचे को सर झुकाकर सलाम किया। नंबर 7 अंडर हेवन ने चुपके से शाओयुन पर एक नजर डाली और फिर अपना सर नीचे करके होंठ काटने लगी। इन 3 महीनों में उसे समझ आ गया था कि उसके और शाओयुन के मिलने के चांसेस कम होते जा रहे थे। अंडर हेवन फैमिली की सीट्स मू फैमिली के बगल में थी। शाओयुन की आंखें नंबर 7 अंडर हेवन का पीछा कर रही थीं। जब वो बैठ गई तभी उसने नजर हटाई। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। युनचे ने उसका एक्सप्रेशन देखा और गहरी सांस ली। वो जानता था कि शाओयुन निराश क्यों है। यह सच कि वो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से था और युन चिंगहोंग का असली बेटा नहीं था, अब सबके सामने था। इससे उसके और नंबर 7 अंडर हेवन के बीच पहले से ही जो रुकावटें थीं वो और बढ़ गई थीं। उन दोनों के बैकग्राउंड्स 2 अलग अलग वर्ल्ड्स के थे। युनचे ने हल्की मुस्कान से पूछा। शाओयुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं 7th सिस्टर को कभी नहीं छोड़ना चाहूंगा, लेकिन अब मैं सच में नहीं जानता कि क्या करूं। युनचे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी इस बारे में मत सोचो। अच्छा मूड अक्सर तब आता है जब उम्मीद ही नहीं होती। उसकी आवाज तुरंत गंभीर हो गई। शाओयुन, 12 फैमिलीज लगभग पूरी मौजूद हैं। उनके बारे में बताओ, खासकर उनके पेट्रियार्क्स और यंग जनरेशन के एलिट्स के बारे में। शाओयुन ने सिर हिलाते हुए जानकारी देनी शुरू की। 12 गार्डियन फैमिलीज इल्यूजरी डीमन रेल्म की सबसे बड़ी शक्तियां थीं। उनके लीडर्स और जूनियर्स ऐसे नाम थे
जो पूरी दुनिया को हिला सकते थे। युन फैमिली का यंग पेट्रियार्क होने की वजह से वो इन सबको अच्छी तरह जानता था। युनचे की नजर श्याओ लिखी सीट पर गई। श्याओयुन ने बताया कि ये हाउलिंग हेवन पेगासस वाली शाओ फैमिली है। उनके पेट्रियार्क श्याओ शिफंग सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के सेकंड लेवल पर थे। उनके यंग पेट्रियार्क श्याओ दोंगलाई 25 साल की उम्र में ही टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के चौथे लेवल तक पहुंच चुके थे। फिर युनचे ने ज्यूफांग फैमिली पर ध्यान दिया। वो 9 हेडेड फ्लड ड्रैगन रेस थी जो डेडली पॉइजन टेक्निक्स के लिए जानी जाती थी। उनका यंग पेट्रियार्क ज्यूफांग यूरेर 9 एम्परर वेनम बॉडी के साथ पैदा हुआ था, जिसका पॉइजन मोनार्क्स के लिए भी खतरनाक था। इसके बाद लिन क्लैन की बारी आई, ह्यूमन डीमन हाइब्रिड्स। उनमें लिन हंचुआन सबसे स्ट्रॉन्ग जूनियर था, जो 29 साल में टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 5th लेवल पर था। नांगोंग फैमिली सोर्ड टेक्निक्स के लिए मशहूर थी और इल्यूजरी डीमन रेल्म की बेस्ट सोर्ड यूजर्स मानी जाती थी। अचानक हॉल में आवाज गूंजी, च्यांग क्लैन आ गए हैं। लाल कपड़ों में लिपटी च्यांग फैमिली अंदर आई। उनके आने से हॉल का टेम्परेचर तक बढ़ गया। श्याओयुन ने समझाया कि उनका ओरिजिनल फॉर्म स्कॉर्चिंग सनफायर ड्रैगन है और उनकी कल्टीवेशन टैलेंट को स्कॉर्चिंग सन ड्रैगन बॉडी और बूस्ट करता है। पेट्रियार्क चियांग बेली के पास खड़ी जूनियर एक लाल बालों वाली लड़की थी, जिसने बोल्ड लेदर आउटफिट पहना हुआ था। उसका नाम चियांग यनवू था, जो 24 की उम्र में ही टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 5th लेवल के पीक पर थी। युनचे ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा कि उसका यह ड्रेसिंग दूसरों के लिए भले ही आकर्षक हो, मगर उसकी नजर में कुछ ज्यादा ही खुला था। श्याओयुन ने फिर बाय फैमिली की तरफ इशारा किया, क्लाउड विंग्ड व्हाइट टाइगर क्लैन। उनकी यंग जनरेशन में बाइजे नाम की लड़की सबसे स्ट्रांग थी। 30 की उम्र में 5th लेवल टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच चुकी थी। युनचे ने हल्का असमंजस जताया। नाम अनजाना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे परिचित सा लगा। उसने ज्यादा टालते हुए आगे हीलियन फैमिली के बारे में पूछा। हीलियन फैमिली 9 हेडेड डीमन स्नेक रेस थी। पेट्रियार्क हेलियन क्वांग और उसका भाई हेलियन पेंगक्लैन का नेतृत्व करते थे। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट जूनियर हेलियन बिया था, जिसे इल्यूजरी डीमन रेल्म के मोस्ट टैलेंटेड जूनियर्स में गिना जाता था। उसका मुकाबला सू फैमिली के सुजीजान से किया जाता था। इतने में सू क्लैन हॉल में दाखिल हुआ। पेट्रियार्क सू शंगनान सीधे युन चिंगहोंग की तरफ बढ़े और पुराने भाई की तरह ग्रीट किया। उनके साथ खड़ा जूनियर था सू जिजान। तीसरे दशक से पहले ही टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 6th लेवल पर पहुंच चुका था। युनचे ने महसूस किया कि उनकी फैमिली और युन फैमिली का रिश्ता नजदीकी और विश्वास भरा था। इसके बाद येन फैमिली आई, जिन्हें डिवाइन स्पीयर क्लैन कहा जाता था। उनका जूनियर यान चेंगकोंग 26 का था और टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म के 3रे लेवल पर खड़ा था। थोड़ी देर में अंडर हेवन क्लैन का भी जिक्र हुआ, एल्व्स जो प्रोफाउंड बोज में अनमैच्ड थे। अब तक युनचे को 12 फैमिलीज की एक बेसिक समझ हो चुकी थी। फिर युनचे ने पूछा, ड्यूक हुआई पैलेस के हुईरैन और हुइये किस लेवल पर हैं? यह सुनकर श्याओयुन का चेहरा कड़ा हो गया। उसने बताया कि हुइये 6th लेवल टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म पर है और 7 साइंस में 3रे स्थान पर है, जबकि हुईरैन 8th लेवल टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंच गया था। युनचे को सुनकर स्पष्ट हो गया कि रिसोर्सेज की वजह से ड्यूक पैलेसेस की जूनियर्स गार्डियन फैमिली से कहीं आगे। सेरेमोनी शुरू होने से पहले हॉल पूरी तरह भर चुका था। युनचे ने उस समय सीटिंग अरेंजमेंट पर गौर किया। ईस्ट विंग में 7 गार्डियन फैमिलीज थीं और वेस्ट विंग में सिर्फ 5। युन चिंगहोंग ने गंभीर आवाज में कहा कि ये सीट्स महज अरेंजमेंट नहीं थीं, बल्कि एक साफ लाइन थी। ईस्ट विंग की फैमिलीज और रॉयल्टी पहले ही ड्यूक हुआई के इन्फ्लुएंस में आ चुकी थीं, जबकि वेस्ट विंग पर बैठी 5 फैमिलीज अब भी लिटिल डीमन एम्प्रेस के लॉयल थीं। ये इम्बैलेंस एक साफ संदेश था कि ड्यूक हुआई जानबूझकर पावर शो कर रहा था। युनचे ने चुपचाप कहा, क्या औरत को रूलर मानना सच में इतना मुश्किल है? जिस पर युन चिंगहोंग ने समझाया कि वजह जेंडर नहीं, बल्कि लालच और लोभ है। ड्यूक हुआई अपनी चाल से एम्प्रेस पर इल्जाम लगाएगा ताकि उसे गिराया जा सके और लोग उसके खिलाफ आसानी से हो जाएं। युनचे ने धीरे से कहा, मतलब पब्लिक की नजरों में एम्प्रेस विलन बन जाएगी और ड्यूक हुआई को पूरे समर्थन के साथ थ्रोन मिल जाएगा। योजना साफ थी, मगर अब 7 गार्डियन फैमिलीज एक तरफ खड़ी थीं। युन चिंगहोंग ने माना कि उनका प्लान लगभग नामुमकिन हो चुका है। अब बस एक ही चारा बचा था, ड्यूक हुआई की चाल से पहले पब्लिक परसेप्शन को लिटिल डीमन एम्प्रेस की तरफ मोड़ना। इस माहौल में युनचे ने फादर की ओर देखा और धीरे से बोला, फादर, सेरेमोनी जैसे ही शुरू होगी, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं। युन चिंगहोंग ने अपनी आंखें खोली और युनचे को देखा। उसने नहीं पूछा कि वो क्या करने वाला है, बस शांति से सिर हिला दिया। अगले ही पल हॉल में गूंजती हुई आवाज आई, लिटिल डीमन एम्प्रेस आ चुकी है। जो हॉल अभी तक शोर शराबे से भरा था,
अचानक ऐसा शांत हुआ कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। आसमान आग की रोशनी से जगमगाया। फ्लेम्स के बीच 3 पैरों वाला विशाल गोल्डन क्रो फैलते पंखों के साथ प्रकट हुआ। उसकी चीख हवा को चीर गई और फ्लेम्स का पर्दा थ्रोन की ओर उतरा। जमीन छूते ही गोल्डन क्रो गायब हो गया और आग के पीछे थ्रोन पर एक धुंधली फिगर नजर आई। पूरे हॉल में बैठे लोग एक साथ खड़े हुए, फिर सभी घुटनों के बल झुक पड़े और कहा, हम लिटिल डीमन एम्प्रेस का स्वागत करते हैं। अंदर से ठंडी औरत की आवाज आई, सब उठ सकते हैं। युनचे भी युनचिंगहोंग के इशारे पर खड़ा हुआ। दोबारा बैठते वक्त उसके चेहरे पर शक था। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने तो एम्प्रेस को पहले कभी देखा नहीं। फ्लेम्स के पर्दे के पीछे से 2 लंबी फिगर्स बाहर आईं, एक ह्यूमन और दूसरी डीमन। दोनों से टायरेंट प्रोफाउंड रेल्म की भारी ओरा फूट रही थी। उन्होंने पर्दा खींचा और थ्रोन पर बैठी एम्प्रेस का चेहरा सामने आ गया। ग्रे रोब्स में छोटी सी फिगर, दिखने में तो जैसे कोई 15-16 साल की नाजुक लड़की हो। युनचे की आंखें फैल गईं और वो युनचिंगहोंग के पीछे छिप गया। शाओयुन हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, बिग ब्रदर, आपको क्या हुआ? युनचे हकलाया, वो वही है, लिटिल डीमन एम्प्रेस? शाओयुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हां वही हैं। फिर उसने अजीब निगाह से पूछा, आप उन्हें पहले से जानते हैं? युनचे के चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन आ गए। वो बोलता है, तुमने बताया था कि वो डरावनी दिखती हैं। ये वही ग्रे रोब्ड लड़की थी जिसे 3 रात पहले शहर के बाहर उसने देखा था। वही जिसने लगभग उसे वहीं मार डाला था और वही जिसे वो उस रात नहाते हुए पूरे 15 मिनट देख चुका था। शाओयुन ने मासूमियत से समझाया, मैंने कभी नहीं कहा कि उनका चेहरा डरावना है। मैंने कहा कि उनकी ऑरा डरावनी है। लेकिन सब जानते हैं कि वो इल्यूजरी डीमन रेल्म की नंबर 1 ब्यूटी हैं। युनचे ने माथा पकड़ते हुए कहा, यह जरूरी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? शाओयुन ने मासूमियत से कहा, क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं। युनचे अंदर ही अंदर गालियां बड़बड़ाता रह गया। हॉल में एम्प्रेस की ठंडी उपस्थिति ने माहौल और भारी कर दिया। वो थ्रोन से उठी और पूरे हॉल की तरफ बोली। उन्होंने कहा कि 100 साल का शासन बीत चुका है, लेकिन यह जश्न का दिन नहीं है, क्योंकि उनके रॉयल फादर और हस्बैंड का बदला अब तक नहीं लिया जा सका है। यही कारण है कि आज कोई गाना बजाना नहीं, बस इल्यूजरी डीमन रेल्म की स्थिति और भविष्य की योजनाएं होंगी। उनकी हर बात हॉल में मौजूद लोगों की छाती पर दबाव बना रही थी। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाकर वाइन कप लिया। पूरा हॉल पीछे पीछे कप्स थाम चुका था। लिटिल डीमन एम्प्रेस कहती हैं, ये पहली टोस्ट इल्यूजरी डीमन रेल्म के लिए, दूसरी डीमन एम्परर की ब्लड लाइन और एंसेस्टर्स के लिए, और तीसरी आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब इस रेल्म की नींव हैं। उन्होंने वाइन पी और सबने तुरंत उन्हें फॉलो किया। फिर उनकी आंखें ठंडी हो गईं और कहा, आज की सीटिंग अरेंजमेंट्स किसने की है? पूरा हॉल जम गया। सांसें थम गईं। धीरे धीरे ईस्ट विंग से ड्यूक हुआई उठा, झुककर बोला, लिटिल डीमन एम्प्रेस, ये सीट्स इस हम्बल ड्यूक ने अरेंज की थीं। पेट्रियार्क्स और ड्यूक से पूछा गया था कि वो कहां बैठना चाहते हैं। उनमें से ज्यादातर ईस्ट विंग चाहते थे, इसलिए मैंने व्यवस्था बदल दी। उम्मीद है आप माफ करेंगी। एम्प्रेस ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यह पावर किसने दी? सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ इस एम्प्रेस का अधिकार है। क्या अगली बार तुम मेरी सीट भी बदलना चाहोगे? दबाव इतना बढ़ गया कि ईस्ट विंग की फैमिलीज पसीना पसीना हो गईं। जब एम्प्रेस ने हेलियन पेट्रियार्क का नाम लिया तो वो बिना बोले कांपता खड़ा रह गया। हॉल में तनाव अपने पीक पर था। इस वक्त युनचिंगहोंग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है। सीटिंग विवाद इससे छोटा विषय है जिसे सेरेमोनी के बाद सुधारा जा सकता है। ड्यूक हुआई भीतर ही भीतर गुस्से से दांत पीसता हुआ वापस बैठ गया। तभी युनचे ने देखा कि एम्प्रेस की आंखें उसकी ओर घूम गईं। उसका दिल हिल गया। उसने तुरंत सर झुका लिया और बड़बड़ाने लगा, प्लीज मुझे मत देखो। लेकिन एम्प्रेस की ठंडी नजर सीधे उसी पर टिकी रही। उन्होंने युनचिंगहोंग से कहा, पेट्रियार्क युन, इस एम्प्रेस ने सुना है कि आपने एक गॉडसन लिया है। क्या वो आपके पास वाला लड़का ही है? जिसे सुनकर युनचे गालियां देते हुए सोचता है, फिर भी पकड़ा गया। युनचिंगहोंग खड़े हुए और जवाब दिया, रिपोर्टिंग टू द लिटिल डीमन एम्प्रेस, हां, मेरे गॉडसन का नाम युनचे है। उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी और वो स्वॉन ब्रदर्स भी हैं, इसलिए मैंने उसे गॉडसन बना लिया। चेयर उठो और लिटिल डीमन एम्प्रेस को प्रणाम करो। युनचे ने बहादुरी से चेहरा बनाया और उठा। युन फैमिली का युनचे लिटिल डीमन एम्प्रेस को प्रणाम करता है। भले ही उसका सर झुका हुआ था, वो किलिंग इंटेंट को अपने जिस्म में घुसते हुए महसूस कर सकता था।
खुशकिस्मती से ये किलिंग इंटेंट वाली नजर सिर्फ एक पल के लिए ही रही। उसके बाद लिटिल डीमन एम्प्रेस की ठंडी आवाज आई, तुम बैठ सकते हो। युनचे ने राहत की सांस ली। मू यूरू ने धीरे से युनचिंग से फुसफुसाई, हमारा बेटा क्या वो लिटिल डीमन एम्प्रेस से पहले मिल चुका है? युनचिंग एक कड़वी हंसी के साथ कहते हैं, मुझे डर है कि ये मिलने से कहीं ज्यादा है। मू यूरू हैरान होकर कहती है, लेकिन कैसे? युनचिंग ने धीरे से कहा, 3 दिन पहले गहरी रात में मैंने चेयर को अपनी प्रेजेंस छुपाते हुए घर से जाते देखा। वो नॉर्थ की तरफ गया। थोड़ी देर बाद शहर के नॉर्थ से गोल्डन क्रोज फ्लेम्स का ऑरा फटा और उस ऑरा की प्यूरिटी से वो सिर्फ लिटिल डीमन एम्प्रेस हो सकती थी। उसके थोड़ी देर बाद ही चेयर घर लौटा। लगता है उस रात कुछ बड़ा हुआ था और वो गोल्डन क्रो फ्लेम्स शायद सीधे चेयर पर टारगेट की गई थी। यह सुनकर मू यूरू के चेहरे पर हैरानी आ गई। लिटिल डीमन एम्प्रेस अपने थ्रोन पर लौट आई और उसकी शान ने पूरे हॉल को ढक लिया। युनचे डर से कांप रहा था। अपनी 2 जिंदगियों में उसने इतनी पावरफुल और अत्याचारी इंसान नहीं देखा था। जैस्मिन जैसे एबनॉर्मल एग्जिस्टेंस को छोड़कर लिटिल डीमन एम्प्रेस बोल रही थी, लेकिन युनचे ने उसकी बातें सुनना बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और आने वाले सिनेरियो से कैसे निपटना है इस पर सोचने लगा। भले ही इस औरत ने उसे लगभग मार ही डाला था, उसे अब युन फैमिली का मेंबर होने के नाते इस बुराई का बदला अच्छाई से चुकाना था। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने हॉल को देखते हुए कहा, तो हम नॉर्दर्न ओशन डोमेन से शुरू करते हैं। क्या उसका रूलर यहां है? एक लंबा आदमी खड़ा हुआ और संक्षेप में बताया कि उसके डोमेन में अब पूरी तरह शांति है। उसके बाद एक और आदमी ने खुद को प्रोफाउंड डीमन सिटी का लॉर्ड फेंग दाओसोंग बताते हुए अपनी स्थिति की रिपोर्ट दी। तीसरा लॉर्ड लान तेंगवू सामने आया और बोला कि पिछले 100 साल से वो लगातार बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। इस तरह एक एक करके अलग अलग लॉर्ड्स अपनी अपनी रिपोर्ट देते गए। इस दौरान ड्यूक जोंग, जो ड्यूक हुआई के पास बैठा था, ने उसकी तना हुआ चेहरा नोट किया। होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए वो झुक कर बोला, लगता है तुम्हें युनचिंग से काफी डर है, लेकिन आखिर क्यों? ड्यूक हुआई का चेहरा सख्त हो गया। उसने बर्फ से लहजे में कहा, सही समझे, जब वो क्रिपल्ड था तभी मैं सबसे ज्यादा निश्चिंत था, लेकिन उसके अचानक रिकवर हो जाने से दिल में एक कांटा सा चुभा है। मुझे यकीन है कि वो मेरे इस ग्रैंड सेरेमोनी वाले प्लान को भांप चुका है और सही वक्त आते ही वो जरूर कदम उठाएगा। ड्यूक जोंग ने धीरे से पूछा, अगर तुम युनचिंग से इतना सावधान रहते हो तो शायद उसके स्वभाव को भी अच्छे से समझते हो। बताओ, क्या जरा भी चांस है कि वो हमारी तरफ आ जाए? ड्यूक हुआई हल्का सा रुका, फिर सिर हिला दिया। इम्पॉसिबल। ड्यूक जोंग ने हल्का सा टोंट मारा। जब पहले से जानते हैं कि यह नामुमकिन है तो उसे अपनी तरफ करने के बारे में सोचना ही क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारा प्लान बिगाड़ देगा, तो सिंपल समाधान है, उसे बोलने लायक ही मत छोड़ो। उसके ये बोलते ही ड्यूक हुआई की आंखों में समझ की चमक आ गई। थोड़ी खामोशी के बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। ड्यूक जोंग के होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने चुपचाप प्रोफाउंड एनर्जी साउंड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और सीट्स के किनारे पर बैठे एक आदमी को इशारा कर दिया। युनचे इन रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लंबी सोच के बाद उसने अचानक युनचिंग से पूछा, फादर, जिन लोगों ने इस तरह से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करके लिटिल डीमन एम्प्रेस पर प्रेशर डाला कि वो युन फैमिली को पनिश करे, वो सामने बैठी 7 गार्डियन फैमिलीज थी, है ना? युनचिंग बस चुपचाप सिर हिला देते हैं। युनचे बोलता है, 100 ईयर रेन सेरेमोनी में गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस के बीच स्पारिंग कंपटीशन का ट्रेडिशन है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ईस्ट विंग वर्सेस वेस्ट विंग वाला फॉर्मेट जरूर उठाया जाएगा। युनचिंग शांत लहजे में समझाता है, यही तो ड्यूक हुआई चाहेगा, उसी ने सीट्स ऐसे अरेंज करवाई हैं। ग्रैंड सेरेमोनी शांति से आगे बढ़ रही थी। किंग जेनन अपनी रिपोर्ट खत्म करके नीचे उतरे ही थे कि ईस्ट विंग से एक यंग ड्यूक अचानक खड़ा हो गया। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, ड्यूक चू, क्या तुम कुछ रिपोर्ट करना चाहते हो? वो थोड़ा नर्वस होकर आगे बढ़ा और हिचकते हुए बोला कि उसके पास एक ऐसा मुद्दा है जो शायद कुछ सुपीरियर फिगर्स को नाराज कर देगा। एम्प्रेस की ठंडी आवाज गूंजी, अगर तुम्हें यकीन नहीं कि बोलना चाहिए या नहीं तो मत बोलो, बैठ जाओ। उसकी सीधी फटकार पर ड्यूक चू हक्का बक्का रह गया। लाल चेहरा लेकर वो ऑकवर्ड तरीके से बैठ गया। माहौल शांत हुआ ही था कि एक और ड्यूक उठ खड़ा हुआ, ड्यूक श्यांग। इस बार उसकी आवाज ठोस और तेज थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि वो इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली की रेप्यूटेशन और डीमन रेल्म के फ्यूचर से जुड़े एक मुद्दे पर बोलना चाहता है। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो इस एम्प्रेस को बताओ,
तुम्हारे पास क्या कहने के लिए है? ड्यूक सैंग ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ ऐलान किया कि युन फैमिली को 12 गार्डियन फैमिली से हटा देना चाहिए और उनकी जगह कोई ऐसी फोर्स लाई जानी चाहिए जिसके पास वास्तविक एबिलिटी और क्वालिफिकेशन हो। उसके शब्द हॉल में बम की तरह फटे। पूरा हॉल शोर से भर गया। युन फैमिली के सभी लोग गुस्से में खड़े हो गए। ग्रेट एल्डर, युन वेटिन की दहाड़ गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बकवास करने की? ड्यूक सैंग शांत लहजे में पलटकर बोला, ग्रेट एल्डर, अपने मैनर्स संभालो। वेटन ने तंज कसते हुए जवाब दिया, मेरे मैनर्स सिर्फ उनके लिए हैं जिनके लायक हैं, किसी एहसान फरामोश कुत्ते के लिए नहीं। ड्यूक सैंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दोनों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा था। तभी ड्यूक हुआई खड़ा हुआ और बोला कि अगर युन फैमिली को हटाना है तो कोई ठोस वजह देनी होगी। इतना सुनते ही ड्यूक सैंग ने अपनी बात पेश करनी शुरू की। पहला कारण, युन फैमिली की पावर की गिरावट। 100 साल पहले उनके 11 लेट स्टेज मोनार्क्स प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में खत्म हो गए। अब उनके पास सॉवरेन प्रोफाउंड रेल्म के 6th लेवल से ऊपर कोई नहीं है। ऐसी परिवार रॉयल ब्लड लाइन की रक्षा कैसे करेगा? उनकी यंग जनरेशन की कमजोरी। 30 साल से कम उम्र के 5 ओवरलॉर्ड्स तक युन फैमिली में नहीं हैं। उनका ब्राइटेस्ट टैलेंट युन शिन्युए पहले ही मर चुका है। तीसरा और सबसे तीखा आरोप, उन्होंने डीमन एम्परर की महत्वपूर्ण हेरिटेज और सील खो दी, जिससे लिटिल डीमन एम्प्रेस गोल्डन क्रो इनहेरिटेंस हासिल नहीं कर पाई और मिरर ऑफ समसारा तक प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में खो बैठे। ये तर्क सुनते ही हॉल में सुगबुगाहट शुरू हो गई। ड्यूक सैंग ने अपनी बात समाप्त करते हुए युन फैमिली को अयोग्य और शर्मनाक बताया। कुर्सियों से तालियां और सहमत आवाजें उठने लगीं। ड्यूक जोंग भी खड़ा हुआ और सीधा युन फैमिली पर और वॉर करते हुए कहा कि रिसोर्सेज काट लेना दया थी, उन्हें डीमन इंपीरियल सिटी से निकाल देना भी कम नहीं होगा। ओल्ड मैन मू इस गहमागहमी में खड़े हुए और गुस्से में दहाड़े, ये सब बकवास है। युन फैमिली ने 10,000 साल तक डीमन एम्परर की रक्षा की है। एक गलती उनके योगदान को मिटा नहीं सकती। असली मोटिव क्या है तुम्हारा, जो मिलकर उन्हें दबाना चाहते हो? उनकी गुस्से से भरी आवाज हॉल में गूंज गई, लेकिन ड्यूक जोंग ठंडेपन से हंसा और दिखावटी लॉयल्टी जताते हुए बोला कि वो सब डीमन एम्परर की सुरक्षा के लिए कर रहा है। तभी सू फैमिली के पेट्रियार्क सू स्यांगनान उठ खड़े हुए। उन्होंने साफ कहा कि अगर युन फैमिली जैसी एंशिएंट गार्डियन फैमिली भी हटा दी जाए तो बाकियों के लिए उम्मीद बचेगी ही नहीं। ये लॉयल फैमिलीज के लिए डिस्करेजिंग होगा। लेकिन हेलियन कुआंग ने सू स्यांगनान का विरोध किया। उनका मानना था कि युन फैमिली का कंट्रीब्यूशन सही है, पर उनकी अनफॉरगिवेबल मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हेलियन फैमिली ने खुले तौर पर युन फैमिली को गार्डियन फैमिली से निकालने का सपोर्ट किया। उनके बाद जूफंग और नंगोंग फैमिलीज भी खड़ी हो गईं। पल भर में ईस्ट विंग की आधी से ज्यादा सीट्स युन फैमिली को हटाने की मांग करने लगीं। हॉल में बेचैनी और हंगामा फैल गया। वेस्ट विंग में बैठे गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस गुस्से में कांप रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर युन फैमिली हट गई तो ड्यूक हुआई का फैक्शन पूरी तरह हावी हो जाएगा। ड्यूक हुआई हंसा और भारी दबाव के बीच ये शब्द बोले, लगता है यही लोगों की इच्छा है। युन फैमिली अब लिटिल डीमन एम्प्रेस की रक्षा करने लायक नहीं रही। यन फैमिली के पेट्रियार्क यन ज़िजिंग खड़े हुए और गुस्से में बोले, अपनी कोशिशें बेकार मत करो। सिर्फ लिटिल डीमन एम्प्रेस ही हमारी किस्मत तय कर सकती है। तुम में से किसी को यह डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है। लिटिल डीमन एम्प्रेस जैसे ही बोलने वाली थी, ड्यूक हुआई उनसे पहले बोल पड़ा। उसने पेट्रियार्क यान से सहमत होने का नाटक किया, लेकिन फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस पर ही निशाना साध दिया। उसने कहा कि एक रूलर को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट में साफ होना चाहिए और इतना नरम दिल होना अच्छा नहीं है। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने ठंडे से कहा, वरना क्या? लगता है ड्यूक हुआई एक रूलर कैसे बने इस मामले में इस एम्प्रेस से ज्यादा जानते हैं। ड्यूक हुआई ने शांति से जवाब दिया, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। वो आगे कहता है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि युन फैमिली मुझसे नफरत करने लगेगी। मैंने जो भी किया है वो इल्यूजरी डीमन रॉयल फैमिली के लिए है। मैं लिटिल डीमन एम्प्रेस से विनती करता हूं कि इस पर विचार करें। ड्यूक जोंग ने भी विनती की। तब लेट डीमन एम्परर की जनरेशन का एक ओल्ड ड्यूक खड़ा हुआ और एक सुझाव दिया, क्योंकि इस मामले पर इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इसे जल्दबाजी में डिसाइड नहीं किया जा सकता। क्यों ना हम सभी ड्यूक्स और गार्डियन फैमिलीज जो यहां मौजूद हैं वोट करके फैसला करें। जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे हम उसी का पालन करेंगे। क्या यह सबसे न्यायपूर्ण तरीका नहीं है? ओल्ड ड्यूक के शब्द ठीक थे, लेकिन वो ईस्ट विंग से था, इसलिए उसका मोटिव साफ था। लिटिल डीमन एम्प्रेस मन ही मन हंसी, लेकिन इतने लोगों के सामने वो एक सीनियर को डांट नहीं सकती थी। ड्यूक हुआई ने तुरंत सहमति जताई, यह बिल्कुल न्यायपूर्ण है।
अगर ज्यादातर गार्डियन फैमिलीज भी यही सोचती हैं तो युन फैमिली को रहना नहीं चाहिए। उसने एक हाथ उठाया और नीतिपूर्ण तरीके से पूछा, ठीक है, तो जो लोग सहमत हैं कि युन फैमिली को गार्डियन फैमिली से निकाल देना चाहिए, कृपया खड़े हो जाएं। जैसे ही ड्यूक हुआई ने बोलना खत्म किया, 7 गार्डियन फैमिलीज के पेट्रियार्क्स हेलियन कुआंग, चियांग बैली, बाई यी, नंगोंग जी, लिन गुयान, ज्यूफंग कुई और श्याओ शिफेंग अपने पीछे 70 ड्यूक पैलेसेस के साथ खड़े हो गए। ड्यूक हुआई ने धीरे से ड्यूक जोंग से कहा, अब युन चिंगहोंग के प्लान खराब करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब वो गार्डियन फैमिली से निकल जाएंगे तो उनके पास बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। ड्यूक हुआई ने कोल्डली हंसते हुए कहा, सिर्फ एक यून फैमिली को नीचा दिखाना इतना बेकार है। मैं इस मौके का इस्तेमाल उन सबको शर्मिंदा करने के लिए करूंगा जो अभी भी जिद्दी बने हुए हैं, और लिटिल डीमन एम्प्रेस को यह भी बताऊंगा कि उन्हें रिप्लेस करना कितना आसान है। तभी ओल्ड मैन मुंह दहाड़े, वो सब जो यून फैमिली के जाने का विरोध करते हैं, खड़े हो जाओ। क्या तुम सोचते हो कि हम कमजोर हैं? उनके शब्द सुनते ही वेस्ट विंग की सीट से 4 गार्डियन फैमिलीज, सू फैमिली, अंडर हेवन फैमिली, येन फैमिली और 40 ड्यूक पैलेसेस एक साथ खड़े हो गए। एक तरफ 7 गार्डियन फैमिलीज और 70 ड्यूक पैलेसेस थे। दूसरी तरफ युन फैमिली को छोड़कर सिर्फ 4 गार्डियन फैमिलीज और 40 ड्यूक पैलेसेस थे। एक ही नजर में साफ था कि कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग थी। हॉल 2 फैक्शंस में साफ साफ बंट गया था, ईस्ट विंग और वेस्ट विंग। ये अब युन फैमिली के रहने या जाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 फैक्शंस के बीच एक सीधा टकराव था। और यह भी साफ था कि ड्यूक हुआई का फैक्शन युन फैमिली के फैक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल था। को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।